वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें हम बात करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में। सी माई प्रीवियस वीडियो वेयर वी हैव डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन डिटेल। जहां हम बात करें, टॉपिक हमारा चल रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। आज की इस वीडियो में जो सेकंड टाइप ऑफ डिसीजन है दैट इज फाइनेंसिंग, इसके बारे में हम समझेंगे कि फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है। जैसा स्टूडेंट टर्म अपने आप जो इसका मीनिंग है इसको क्लियर करेंगे। फाइनेंसिंग का मतलब कि हमें कहाँ से पैसा रेज करना है, तो ये डिसीजन इसी चीज़ से कंसर्न है जहाँ हम ये डिटरमाइन करेंगे कि हमें किस सोर्स से पैसा लेना है। ओके, तो क्या कहता है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि ये एक्चुअल में क्या डिसाइड करने में हेल्प कर रहा है कि जैसे हमारे पास अलग अलग सोर्सेज हैं फाइनेंस की, और वो सोर्सेज क्या हैं दैट इज बोरोड फंड एंड ओनर्स फंड। सोर्सेज क्या है हमारे पास, एक हमारे पास है बोरोड फंड और एक है हमारे पास ओनर्स फंड। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि जो पैसा हमें रेज करना है वो कितना बोरोड से करना है, कितना ओनर्स से करना है। ओके, ये डिटरमाइन करने में फाइनेंसिंग डिसीजन हमारी करता है मदद। हालांकि कितना पैसा चाहिए ये तो हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। और एक्चुअल में ये डिसीजन कैसे हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम बात करेंगे हमारे पास ऑप्शन है कि हम बोरोड से पैसा ले सकते हैं और ओनर से पैसा ले सकते हैं। लेना दोनों से है बट डिसाइड करना है कि कितना किससे लेना है। तो जो प्रोपोर्शन है इन दोनों के बीच, ये हम किस बेसिस पर डिटरमाइन करेंगे कि कितना हम बोरोड से लें, कितना ओनर से। तो इसके रिगार्डिंग तीन इंपॉर्टेंट फिनोमिना है दैट इज रिटर्न एक्सपेक्टेड। हम देखेंगे कि एक्चुअल में हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, मीन्स व्हाट कि मतलब इन सोर्सेज से पैसा लेकर जहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है वहाँ से हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। जैसे आपको याद हो, मैंने कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियसली बताया था, हमें ये देखना पड़ेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट से। अगर मान लीजिए अगर आप बोरोड से पैसा ले रहे हैं, बोरोड में क्या आते हैं, एक स्पेसिफिक कैटेगरी आती है, सब देख भी सकते हो, डेट है। ओनर्स में हम कंसीडर करते हैं अपने इक्विटी को, ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। मतलब जिन लोगों से पैसा लेकर हम उस पैसे को कर रहे हैं इन्वेस्ट, तो बीइंग द कंपनी हमें प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, रिटर्न ज़्यादा मिलना चाहिए, और जो इंटरेस्ट हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे करें, डेट होल्डर्स को, वो हमें कम देनी पड़े। इसके साथ साथ आप कॉस्ट को कंपेयर करते हैं कि किस सोर्स से पैसा लेना थोड़ा हमें क्या पड़ रहा है, कन्वीनियंट पड़ रहा है, अफोर्डेबल है या रीजनेबल प्राइस पर है, एंड किसमें ज़्यादा रिस्क है ये हम देखते हैं। हालांकि अगर हम बात करें रिस्क की, तो कंपनी के लिए रिस्की होते हैं हमारे बोरोड फंड मतलब डेट। वो इसलिए क्योंकि कंपनी को डेट पर या बोरोड फंड पर रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जबकि ऐसी कोई कमिटमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स के टुवर्ड्स नहीं रहती है। तो हालांकि ये तो हमें पता है कि यस रिटर्न एक्सपेक्टेड देखेंगे, कॉस्ट कंपेयर कर जाएगी कि किससे ज़्यादा ईजी पड़ रहा है। हालांकि जो वी कैन से कन्वीनियंट सोर्स है या लेस एक्सपेंसिव है वो हमारे बोरोड है। हालांकि ये डिटेल में हम बात करेंगे जब हम डिफरेंट डिसीजन के फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, बट अभी हम सिर्फ मीनिंग की बात कर रहे हैं। और रिस्क, जैसे कि आप जानते हो क्लास 11 स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, ये कंपनी के लिए बोरोड फंड से पैसा रेज करना ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि इस पर रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा तो उसको एक सिंप्लीफाइड मैनर में कैसे समझ सकते हैं। जो फाइनेंसिंग डिसीजन है ये हमारी डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि हमें किस सोर्स से पैसा लेना है, एंड वी हैव टू सोर्सेज ऑफ फंड दैट इज इक्विटी एंड डेट, मींस ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड है हमारे पास। अब कैसे हम ये फैसला कैसे ले पाएंगे कि हाउ मच प्रोपोर्शन वी हैव टू टेक फ्रॉम ओनर्स फंड एंड हाउ मच फ्रॉम द बोरोड, तो कैसे हम डिटरमाइन कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज हम देखेंगे, मींस कंपेयर करेंगे कि किस सोर्स से पैसा लेना ज़्यादा एडवांटेजियस है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये समझ लेते हैं इक्विटी एंड डेट का कंपैरिजन, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किससे मिल रही हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों जो सोर्सेज हैं मींस ओनर्स एंड जो हमारी बोरोड है, इसके रिगार्डिंग एक डिफरेंस या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कैपिटल। इक्विटी किस टाइप ऑफ कैपिटल का पार्ट है, वी नो वेरी वेल, ओनर्स कैपिटल या ओन कैपिटल से रिलेट करता है, जबकि जो हमारा डेट है वो लोन कैपिटल है। और लोन क्या करना पड़ता है, लोन जब आप लेते हो तो इंटरेस्ट रेगुलर पे करनी पड़ती है, और जो एक मेच्योरिटी टाइम पीरियड है वहाँ आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। रिटर्न, क्या इक्विटी पर जो वी कैन से डिविडेंड है वो जो रिटर्न क्या मिलता है, रिटर्न क्या कहलाता है, डिविडेंड, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न में क्या मिलता है, बदले में क्या मिलता है, जो भी इन्वेस्टमेंट करी है
डिविडेंड मिलती है और डिविडेंड किस पर से दी जाती है, किस पे डिपेंड करती है, प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, वी नो वेरी वेल। डेट पर क्या पे करा जाता है, इंटरेस्ट पे करी जाती है, हालांकि ये डिपेंडेबल नहीं है प्रॉफिट पर, मीन्स कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट होल्डर्स को, बोरोड फंड होल्डर्स को आपने क्या करना पड़ेगा, रेगुलर टाइम पीरियड पर इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा वोटिंग राइट किसके पास होता है, वोटिंग राइट, इक्विटी के पास वोटिंग राइट होता है, डेट के पास कोई, डेट होल्डर्स के पास कोई इक्विटी राइट नहीं होता। वेरी सिंपल। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपे, रिडेम्पशन का मतलब क्या है, रीपेड या रीपे होना। क्या इक्विटी की कैपिटल को रीपे करा जाता है, क्वेश्चन मार्क है, हाँ करा जाएगा, लेकिन जब कंपनी वाइंड अप होगी, ठीक है। आपको याद है दो टाइप के शेयर्स हम पढ़ चुके हैं, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। प्रेफरेंस के पास दो प्रेफरेंशियल राइट है, एक तो डिविडेंड इक्विटी से पहले मिलेगा एंड राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, लेकिन रीपे कब करा जाएगा, जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी डिसॉल्व होगी, ओके, उस टाइम पीरियड पर करा जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर उसमें से हम इक्विटी की भी बात करें तो उनको भी रीपे करा जाएगा, हालांकि प्रेफरेंस के बाद, लेकिन कब करा जाएगा, क्या कंपनी के लाइफ टाइम पीरियड में, नहीं, जब कंपनी होगी एंड जब कंपनी वाइंड अप होगी जब करा जाएगा, ओके। तो कोई रिडीम नहीं होता है जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन डेट का रिडेम्पशन तो हमें करना है। डेट तो रिडीम होते हैं ना, एक टाइम पीरियड होता है कि 4, 5 साल, 7 साल, कितने टाइम पीरियड के बाद, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के एंड होने पर क्या हो जाते हैं, वो रीपे कर दिए जाते हैं, मतलब जो पैसा प्रिंसिपल अमाउंट के फॉर्म में लिया है वो रीपे कर दिया जाता है, ओके, वेरी सिंपल। एंड द लास्ट वन इज इक्विटी में कॉस्ट और डेट का क्या फिनोमिना है, मतलब कौन सा ज़्यादा कॉस्टली है। क्यों मैंने प्रीवियसली ये कहा कि एक्चुअल में डेट से पैसा लेना थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेरिजन टू इक्विटी, बिकॉज स्टूडेंट जो भी हमारा इक्विटी फंड है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। डिविडेंड मतलब जो कंपनी डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड किसको दी जाती है, अभी हमने पढ़ा, जो रिटर्न इक्विटी को मिलता है इसको डिविडेंड बोलते हैं, और जो प्रॉफिट में से दिया जाता है, डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया जाता है, तो कंपनी को डिविडेंड पर टैक्स देनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि डिविडेंड एक्चुअल में क्या है, डिविडेंड जब देगी ना कंपनी, जितना भी डिविडेंड देगी उस पर भी कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब एक तो जो भी पैसा ओवरऑल फॉर्म में कंपनी ने इनकम के फॉर्म में अर्न करा है, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कंपनी को देना है। इसके अलावा जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो एक्चुअल में क्या डुअल टैक्सेशन हो गया, तो कॉस्टली इसलिए भी ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, ओके। इसकी वजह से फ्लोटेशन कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट ज्यादा आ गई, ओके। कंपनी को एक तो कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ा, इसके अलावा एडिशनली क्या देना पड़ा, डिविडेंड टैक्स भी। ऑन दी अदर हैंड जब हम डेट की बात करते हैं तो डेट पर इंटरेस्ट दी जाती है, वी नो वेरी वेल, और ये इंटरेस्ट क्या है, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। क्या है, इंटरेस्ट पेड इज टैक्स डिडक्टेबल। और जब टैक्स को हमारे रिड्यूस कर रही है, टैक्स लायबिलिटी को कम कर रही है, मतलब अगर कंपनी डेट से ज़्यादा पैसा ले रही है तो इतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट, और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा उतना कम टैक्स पे करा जाएगा। इससे एडिशनल कॉस्ट क्या हो गई, एडिशनल कॉस्ट कम हो गई। कॉर्पोरेट टैक्स तो जा रहा है, लेकिन टैक्स के नाम पर जो पैसा दिया जा रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में, मतलब इंटरेस्ट डिक्लेयर करने के पर, वो बिल्कुल क्या है, टैक्स डिडक्टेबल है, मतलब उससे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है। अब मैम ये थ्योरेटिकल रहा, हम कैसे कह सकते हैं कि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर हम कुछ सिचुएशन कर लेते हैं कंसीडर, ओके। कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जहाँ हम दो सिचुएशन ले रहे हैं, सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी, ओके। जहां हम सिचुएशन में हमारे पास कुछ कंपोनेंट दे रखे हैं, कंपनी का प्रॉफिट दे रखा है, दैट इज EBIT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों सिचुएशन में सेम है, दैट इज 7 लाख, ओके। सिचुएशन ए में कह रहा है कि जो भी वी कैन से इंटरेस्ट है, पहले कह रहा है नो डेट इज इंक्लूडेड, मीन्स कंपनी ने डेट से पैसा नहीं लिया, नो डेट इज इंक्लूडेड। और यहाँ पर डेट क्या है, डेट इज इंक्लूडेड, मतलब डेट से भी पैसा लिया गया है, जितना भी पैसा लिया उसमें से कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन डेट से का है, डेट का भी मतलब बोरोड फंड का भी, यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट हमें दे रखा है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट दे रखा है दैट इज 10%, सेम 10%। टैक्स रेट, टैक्सेबल से होती है कंपनी 30%, हालांकि अब 30% नहीं है, टैक्स रेट 30%, ओके।
अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि कैसे इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है या अर्निंग आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट कैसे कैसे इफेक्ट करेगा। सबसे पहले सिचुएशन ए को समझते हैं स्टूडेंट। अब आप सिचुएशन ए को देखो तो सिचुएशन ए में एक चीज़ क्या है कि डेट इंक्लूडेड नहीं है और ये क्या दे रखा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कंपनी की टोटल अर्निंग है टैक्स और इंटरेस्ट पे करने से पहले की। ओके, तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि इंटरेस्ट देने के बाद कंपनी के पास कितना बचेगा और टैक्स देने के बाद कंपनी के पास कितना अर्निंग होगी, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होगा कंपनी के पास। तो यहाँ पर जब डेट इंक्लूडेड नहीं है, और आप अच्छे से जानते हो कि इंटरेस्ट किस पर दी जाती है, डेट पर, जब डेट इंक्लूडेड नहीं है तो क्या इंटरेस्ट दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। हालांकि यहाँ डेट इंक्लूडेड है तो इंटरेस्ट दी जाएगी, यस दी जाएगी। ओके, चलो समझ लेते हैं कैसे। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो हमारे पास EBIT सिचुएशन 1 7 लाख है हमारे पास। ओके, सबसे पहले क्या माइनस होगा, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, सबसे पहले माइनस होगी इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट कितनी है 10%, लेकिन इंटरेस्ट जाएगी क्या, नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि कोई डेट ही नहीं है भाई, इंटरेस्ट तो डेट पर दी जाएगी ना, ये है ही नहीं तो नील हो गया, तो क्या आ गया, कुछ है ही नहीं, तो 7 लाख। ये क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट ये है, मतलब इंटरेस्ट पे करने के बाद अर्निंग ये है, हालांकि बिफोर टैक्स है ये। अब क्या माइनस होगा इसमें से, टैक्स। टैक्स कितने का ज़्यादा है, कितना परसेंट है, 30%। किस पर लगेगा, जो हमारी अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट है ना, इसी पर तो लगेगा। तो 7 लाख का 30% कितना हो गया, 7 3 21, 2,10,000 हो गया। ये माइनस करेंगे 0 0 0, 10 में से 1 गए 9, 6 में से 2 गए 4, 4,90,000 आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। ओके, सिंपल है। तो 4,90,000। अब हमें क्या समझना है, मैं यहाँ ये समझाई थी कि इंटरेस्ट कैसे टैक्स डिडक्टेबल है। तो यहाँ क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि कंपनी को टैक्स कितना देना पड़ रहा है, इस केस में टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 2,10,000। इस फिगर को याद रखना है और कंपेयर करना है सिचुएशन 2 से। अब आ जाओ सिचुएशन 2 के सॉल्यूशन पर। यहाँ इंटरेस्ट कितनी, सॉरी टैक्स कितना देना पड़ेगा, EBIT कितना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख। पहले क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट जाएगी क्या, इंटरेस्ट यस जाएगी, क्योंकि कह रहा है डेट इंक्लूडेड है। कितने परसेंट से, 10%। 10% किस पर, 7 लाख पर लगेगा। तो 7 लाख का 10% कितना हो गया, 70,000। ओके, ये कितना आ गया हमारे पास, 6,30,000 आ गया। वेरी सिंपल। अब इसमें से क्या लेस करेंगे, अब जाएगा टैक्स। ओके, कितना परसेंट, 30%। किस पर लगेगा 30%, 6,30,000 पर लगेगा 30%, जो कितना हो जाता है 1,89,000। माइनस कर देंगे, 10 में से 9 गए 1 बचे, 12 में से 8 गए 4, 5 में से 1 गए 4 बचे। ओके, कितना हो गया ये, 4,41,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। कंपेयर क्या करना है, सिचुएशन 1 में कंपनी को टैक्स देना पड़ा था 2,10,000 और सिचुएशन बी में कितना देना पड़ा है, 1,89,000 देना पड़ रहा है। तो व्हाट आई मीन टू से, हालांकि प्रॉफिट तो सिचुएशन ए में ज़्यादा है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट की किसकी बात करें, टैक्स लायबिलिटी किस में कम हो रही है, सिचुएशन बी में। क्यों, क्योंकि सिचुएशन बी में कंपनी ने क्या इंक्लूड कर रखा है, डेट इंक्लूडेड है, जबकि सिचुएशन बी में डेट इंक्लूडेड नहीं है। तो डेट इंक्लूडेड है, डेट इंक्लूड है, यहाँ डेट इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए क्या है, टैक्स ज़्यादा जा रहा है 2,10,000 का। जब इसका मतलब है कि कंपनी जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाती जाती है, कंपनी की टैक्स लायबिलिटी कम होती रहती है। तो कॉस्ट बेसिस पर इसीलिए तो लेस एक्सपेंसिव है हमारा डेट फंड या बोरोड फंड, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट हम देते हैं हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम कर देती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। में ये नहीं कह रही प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देती है, टैक्स लायबिलिटी कम कर देती है। एंड वी कैन सी फ्रॉम दीज टू सिचुएशन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि पहली सिचुएशन में कोई डेट नहीं है तो टैक्स जा रहा है 2,10,000 का, सिचुएशन बी में डेट है तो इस पर 1,89,000 का हमें टैक्स देना पड़ा है, 1,89,000 देना पड़ा है, कम है ना 1,89,000, 2,10,000 से, यस बिल्कुल कम है। ओके, तो इस लिहाज से जो हमारा डेट है वो कॉस्टली नहीं है, ऑन दी अदर हैंड इक्विटी हमारा एक्सपेंसिव है, हम ये कह सकते हैं। तो ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन है हमारी डिटरमाइन करने में हेल्प करे कि कितना प्रोपोर्शन ओनर से लेना है, कितना बोरोड से लेना है। जब ये फैसला हम लेते हैं तो कॉम्परेटिव एडवांटेज थ्योरी करेंगे हम, मीन्स दोनों जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फैक्टर को करेंगे जनरली क्या कंपेयर, और देखेंगे कंपैरिजन के बेसिस पर कि किस सोर्स से किस सिचुएशन के अंदर पैसा ज़्यादा लेना सूटेबल है और किससे कम लेना चाहिए। हालांकि ये तो एक बेसिक सा फंडा है, लेकिन एक प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए हमें कुछ सर्टेन फैक्टर्स को भी कंसीडर करना पड़ता है। सिर्फ इस वीडियो में हम इन डिटेल मीनिंग की बात कर रहे थे, हम फाइनेंसिंग डिसीजन के मीनिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिविडेंड डिसीजन के मीनिंग की बात करेंगे। देन इसके बाद हम डिफरेंट डिसीजन में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे उस डिसीजन
डिसीजन को एक अप्रोप्रिएट बेसिस पर मदद करते हैं, मतलब उन डिसीजन को प्रॉपर फॉर्म में लेने में हेल्प करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ स्टूडेंट। ये प्लीज़ आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल पोर्शन में भी आ जाता है। ओके, तो लेकिन फर्दर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।